वेलकम टू ए लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडमार्क का टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, आपको इस वीडियो के अंदर ट्रेडमार्क के हवाले से ये बताया जाएगा कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री कैसे हासिल की जाएगी, इसका क्या प्रोसीजर है। साथ में ये सिखाया जाएगा कि सेम वही ट्रेडमार्क का प्रोसीजर आपको आएगा। फिर आपको ये बताना है कि डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द ट्रेडमार्क एंड प्रोहिबिशन एज अ रजिस्ट्रेशन। फिर आपने थोड़ा बताना है कि रजिस्ट्री ना होने के पीछे क्या वजह है, यानी कि किन बातों पर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके अलावा अपोजिशन एंड रेस्टिफिकेशन प्रोसीजर बताना है कि किस सिचुएशन पे आपके जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो सकती है। ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्री, यानी कि एक दफ़ा जब डिज़ाइन रजिस्टर हो जाए, आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए, तो कब उसकी रजिस्ट्री ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह की बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के अकाउंट से भी ले सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स डले हुए हैं, आपने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, वो सेंड हो जाएगा एडमिन को। फेसबुक पेज से भी अपने नोट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप की ऑप्शन भी है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैसेज जो है डायरेक्ट सेंड, तो इस तरह से एडमिन को मैसेज पहुंच जाएगा जो कि आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको नोट सेल कर देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडमार्क को समझते हैं ताकि हमें टॉपिक भी अच्छे से समझ लग जाए। यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ लोगोस नेट से लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने इंस्टाग्राम की भी एक डाली हुई है लोगो, मैकडॉनल्ड्स की डाली हुई, जो कि मैं आपको सिर्फ वो लोगोस दिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा वेल रिकग्नाइज्ड हैं, जैसे कि आईफोन का जो ये लोगो हो गया, या KFC का लोगो हो गया, गूगल का लोगो हो गया, गाड़ी का लोगो हो गया, ये काफ़ी कॉमन है। और कॉफ़ी वाला लोगो, ये बहुत इतना पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बट ये जो बाकी के लोगोस हैं ये सबको पता है इन लोगोस का। तो ये जो लोगोस हैं जिनका दूसरा नाम होता है ट्रेडमार्क, यही चीज़ रजिस्टर की जाती है जिससे उस ब्रांड की पहचान होती है। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा अगर इस तस्वीर को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये मोबाइल का एक ऐप है। कोई भी बंदा मैकडॉनल्ड्स की इस तरह के लोगों को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि वो मैकडॉनल्ड्स का एक रेस्टोरेंट है। यानी कि बगैर लोगों को बताए लोग जान जाएंगे कि ये किस बंदे का लोगो है। इसीलिए ट्रेडमार्क की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि ये इंसानों के बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। मेरा अपना भी ट्रेडमार्क है, ये देखिए पीछे लगा हुआ है, तो ये मेरी एक पहचान है। तो बिल्कुल मेरा तो ऑब्वियसली ब्रांड बहुत छोटा है, बट जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये इनकी पहचान है। अब हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि ट्रेडमार्क एक तरह का सिग्नेचर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा इस तरह से साइन करता है, ठीक है, तो लोग उसके साइन को भी एक तरह का ट्रेडमार्क मान लेते हैं कि यानी कि अगर वो बंदा इस तरह से साइन करता है और जहाँ जहाँ भी उसका ये साइन दिखेगा तो लोग पहचान जाएंगे कि ये किसका साइन है। ये भी एक ट्रेडमार्क है, यानी कि एक निशानी जिससे अगला बंदा पहचाना जा सके। उन चीज़ों को हम ट्रेडमार्क का नाम देते हैं, ठीक है। उसमें कोई वर्ड भी हो सकते हैं यूज़, यानी कि एक बंदा कंसिस्टेंटली एक वर्ड यूज़ करता है। जैसे कि मैं आपको M का साइन दिखाती हूँ, मैकडॉनल्ड्स में एक M का साइन है, ये एक वर्ड है, तो ये भी हमारा एक ट्रेडमार्क बनता है। उसके अलावा कोई लोगो बनाता है। अब ये जो बाकी हैं ये लोगोस जैसे दिखते हैं, देखिए लोगोस, और गूगल ये लोगो जैसा दिखता है। गूगल जो है जी वर्ड के थ्रू बना हुआ है ना गूगल, तो ये ट्रेडमार्क होने के साथ साथ वर्ड की कैटेगरी में भी आता है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स। लेकिन बाकी देखो एप्पल बना हुआ है, ये है KFC हो गया, तो ये सारे जो हैं लोगोज होते हैं। इसमें सिंबल्स भी होते हैं। सिंबल्स मीन्स कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई बंदे ने कोई चीज़ बनाई, कोई ऑब्जेक्ट बनाई है, कोई सिंबल बनाया है, वो चीज़ भी ट्रेडमार्क कहलाई जाती है, ठीक है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, या आप लिख सकते हो कि ये सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, और ये बहुत ख़ास होते हैं। ख़ास मीन्स कि इनकी वजह से हम पहचान सकते हैं अगले इंसान को। यानी कि एक बंदा का अगर साइन करता है तो हम उसको पहचान जाएंगे। एक बंदे का खास डिज़ाइन होगा लिखने का, इस तरह का, जैसे मैकडॉनल्ड्स का एक डिज़ाइन है, उससे हम पहचान जाएंगे कि एक रेस्टोरेंट है। तो इस तरह की बातें, इसलिए हम इसको ट्रेडमार्क कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस को ग्रो करने में। क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं, पहचान जाते हैं कि किस बंदे का जो है बिज़नेस है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैकडॉनल्ड्स जाने का बहुत शौक है क्योंकि आपको उनका खाना पसंद है, या KFC की अगर एग्जांपल दूँ, अगर आपको उनका खाना पसंद है तो आप सिर्फ उनके लोगों से मुतासिर होकर उनके पास खाने चले जाओगे। अब ये भी नहीं देखोगे कि वो कहाँ पे मौजूद है, बस आप लोगों से खुश हो जाओगे कि ये लोगो उनका है, तो इट मीन्स उन्हीं का ही यहाँ पे खाना मिलेगा। तो यही वजह होती है कि ये बिज़नेस को ग्रो करने में भी बड़ी मदद करती है। अगर मैकडॉनल्ड्स कहीं भी मौजूद होगा, जिनको इन पर ट्रस्ट है वो वहाँ पे लाजमी जाएंगे इनका खाना खाने, जिससे इनका जो बिज़नेस है मैकडॉनल्ड्स का वो ग्रो होता है, ठीक है। तो यही वजह होती है कि ट्रेडमार्क बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये बिजनेसेस को बहुत ग्रो करता है। और जो बाकी के आम लोग हैं हम जैसे, वो उन कंपनीज़ पे, उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें उनका काम पसंद आता है। चाहे वो खाने का काम कर रहे हैं या कुछ भी सर्व कर रहे हैं हमें, तो हमें खुशी मिलती है कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम हमें अच्छा लगता है। तो हम उनको इनकी तस्वीरों की वजह से पहचान जाते हैं, ठीक है।
इट गिव्स अ यूनिक आइडेंटिटी द प्रोडक्ट एंड बिजनेस। और इससे क्या होता है कि एक आइडेंटिटी बन जाती है उनके प्रोडक्ट की, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स की आइडेंटिटी बनी हुई है, गूगल की आइडेंटिटी बनी है। और जो गाड़ी के शौकीन है उनको जब गाड़ी का लोगो दिखाया जाएगा तो वो गाड़ी देखेंगे भी नहीं, वो लोगों से ही मुतासिर हो जाएंगे, भाई इनकी गाड़ी है, अच्छी ही होगी। तो ये एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इस तरह से उनका बिजनेस अच्छा सा ग्रो होता है। बेशक आपको उनके मालिक का नाम नहीं आता होगा, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि वो बंदा मैकडॉनल्ड्स का मालिक है। बस इतना बताओ, आप खुशी से उनका खाना खरीदने चले जाओगे मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है। या आपको पता चल जाए कि एप्पल का मालिक कौन है, आपको बिल्कुल भी उसका नाम नहीं आएगा ओनर का, लेकिन आपको इतना पता है कि उस ओनर ने या फलां बंदे ने, किसी ना किसी बंदे ने तो ये लोगो बनाया है एप्पल का, और एप्पल फ़ोन ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। तो बहुत से लोग फिर एप्पल का फ़ोन खरीदने जाएंगे, बेशक उनको मालिक का नाम ना भी आता हो, लेकिन उनका बिज़नेस का नाम सबको आता है। यानी कि हर बंदे को पता है कि आईफ़ोन बहुत अच्छा है, तो आईफ़ोन एक बिज़नेस है, बिज़नेस नेम है, उसका ये लोगो है। तो इसलिए बिजनेसेस बहुत ग्रो करते हैं इन लोगोस और ट्रेडमार्क्स की मदद से। द मेन पर्पज ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज़ टू प्रोटेक्ट दिस आइडेंटिटी फ्रॉम बीइंग कॉपीड और मिसयूज बाय अदर्स। यहाँ पे कहते हैं कि इन ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि कोई भी बंदा इन लोगों को कॉपी ना कर सके। देखिए यहाँ पे पेप्सी का भी लोगो है, मुझे दिखा नहीं था। अगर कोई भी बंदा इस पेप्सी के लोगों को कॉपी करता है तो जिस बंदे ने इस पेप्सी के लोगों को रजिस्टर करवाया था, जो मालिक था, वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकता है जिसने बगैर परमिशन के पेप्सी वाले मालिक के लोगों को कॉपी किया है, यानी कि उनके लोगों को कॉपी किया है। तो यही बात है जो अब तक हमने पेटेंट के बारे में पढ़ा था, पेटेंट में, और जो हमने पीछे जो डिज़ाइंस के बारे में जाना था, उन सब में भी यही बताया गया था कि अगर उनके डिज़ाइंस को या पेटेंट को, यानी कि इन्वेंशन को कोई कॉपी करता है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। वही सेम बातें हमने ट्रेडमार्क में भी दोहरा देनी है। सही है। वंस अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड द ओनर गेट्स लीगल प्रोटेक्शन एंड एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। एक दफ़ा जब रजिस्ट्री हो जाए आपके ट्रेडमार्क की, तो जो मालिक होता है जिसने रजिस्टर किया उसके पास पूरा इख्तियार होता है उस लोगों के ऊपर, यानी कि वो अपने लोगों को आगे बेच सकता है या जो मर्जी उसके साथ करे, ठीक है। और उसके पास पूरा इख्तियार होता है, मुकम्मल मीन्स पूरी इख्तियार होना, मुकम्मल इख्तियार होना उस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन विद रेफरेंस टू द गुड एंड सर्विसेज। फिर हमने बताना है कि आप ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करते हो, और गुड एंड सर्विसेज के लिए हम रजिस्टर कराते हैं। गुड एंड सर्विसेज मीन अब जैसे कि जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे दिखा सकती हूँ कि जो मैकडॉनल्ड्स हैं वो लोगों को खाना बेचते हैं, आईफोन लोगों को क्या बेचते हैं, अपने मोबाइल्स बेचते हैं, पेप्सी के लोग क्या बेचते हैं, हमें बॉटल्स बेचते हैं पेप्सी की, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो ये लोग हमें कुछ प्रोडक्ट्स या गुड्स देते हैं। गुड्स, आप सोच रहे होगे प्रोडक्ट्स के साथ गुड्स क्यों लिखा गया, क्योंकि आम तौर पर लॉ की लैंग्वेज में प्रोडक्ट्स के लिए हम गुड्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी कि चीज़ों के लिए। फिर आप सोच रहे होगे कि सर्विसेज का नाम क्यों दिया गया, जैसे कि मैं टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करती, मेरा भी तो पीछे ट्रेडमार्क मौजूद है, लोगो बना हुआ है। तो इस लोगो से लोगों को पहचान हो जाती है कि ये लोग एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स यहाँ पे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, नोट सेल करते हैं, इनका ये काम है, इनका ये सर्विस है। तो ट्रेडमार्क के अंदर आपके गुड्स भी बिकते हैं, चीज़ें भी बिकती हैं, और आप अपने सर्विसेज भी बेच सकते हो। जैसे कि जो ये BMW है, ये गाड़ी बेचने के साथ साथ, यानी कि गुड्स बेचने के साथ साथ गाड़ियों को सर्विस भी दे सकती है, ठीक है। तो आपने ट्रेडमार्क में बाकायदा मेंशन करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो बेच रहे हो, क्या वो सिर्फ प्रोडक्ट है या सर्विसेज भी दे रहे हो। अगर सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो तो आप ट्रेडमार्क के उस रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पे लिखोगे कि मैंने फ़लाँ चीज़ के लिए जो है सर्विसेज के लिए उसको, इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया या प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रजिस्टर कराया। तो आपने फिर उस रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में बताना है। यहाँ पर देखेंगे मैंने तस्वीर लगाई हुई है जिसमें आपको मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सर हैं, ये एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है। ये वो डिपार्टमेंट के हेड हैं जहाँ पे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री होती है। अब ये जो बंदा है ये अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करने को आया, ये कहता है मुझे ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवाना है। अब आगे से सर आगे से जवाब देते हैं उसको कि आपने अपना ट्रेडमार्क किस मकसद के लिए बनाया है, क्या आप प्रोडक्ट सेल करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ये इनसे पूछेंगे कि ट्रेडमार्क आप प्रोडक्ट्स देने के लिए बना रहे हो, यानी कि आप चीज़ कोई बेचोगे, या आप कोई पढ़ाओगे बच्चों को, या जो है मेडिकल हॉस्पिटल बनाओगे, क्या आप बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ऑफिस के अंदर कि जो हेड है वो उस बंदे से पूछता है कि आपने किस मकसद के लिए अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना है। ये बातें जान जाता है कि कंफर्म एक दफ़ा हो जाए कि ट्रेडमार्क सर्विसेज के लिए था कि गुड्स के लिए, उसके बाद फिर रजिस्ट्री का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको जानेंगे। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस बिगिंस व्हेन अ पर्सन और कंपनी फाइल्स द एप्लीकेशन टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। यानी कि ये जो बंदा है ना, ये ऐसे ही डायरेक्टली ऑफिस में नहीं घुस जाता, पहले ये कह लें कि फ़ाइल करता है, यानी कि एक तरह का
एक ईमेल जाती है या एक पोस्ट इनको जाता है एक लेटर की शक्ल में इन इदारे को, जहाँ पे एक फ़ाइल, एक कह लें कागज़ होता है, ठीक है, जिसमें सारी बातें लिखी जाती हैं कि फ़लाँ बंदे को जो है अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। फिर ये जो ऑफिसर होते हैं एक तारीख पे भेजते हैं इस बंदे को कि आप फ़लाँ डेट को हमारे पास मिलने आ जाएं, ठीक है, जिसमें ये जो ऑफिसर है वो फिर इससे पूछता है कि आपने ट्रेडमार्क अपना क्यों रजिस्टर कराना है, कि आप सर्विसेज भेजो, वो सारा जो मैं पहले बता चुकी हूँ। द एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क। इस बंदे को रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क का नाम दिया जाएगा, यानी कि ये इनका नाम रजिस्ट्रार है क्योंकि ये रजिस्ट्री करते हैं, और ये किसकी रजिस्ट्री करते हैं, ट्रेडमार्क्स की, तो इसलिए हमने ट्रेडमार्क्स का नाम देना है। फिर आपने बताना है अंडर द ट्रेडमार्क्स ऑर्डिनेंस 2001 इन पाकिस्तान, और इस ऑर्डिनेंस के अंडर ही ये एक एक्ट है जिसको हम लॉ कहते हैं, इस लॉ के अंडर ही रजिस्ट्री होती है, ठीक है, यानी कि अगर ये बंदा कोर्ट में जाएगा भी ना तो इस लॉ को यूज़ करेगा, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली स्टेट वेदर द ट्रेडमार्क इज़ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो बंदा है ना वो जब फाइल भेजेगा ना इनको, या एप्लीकेशन भेजेगा ट्रेडमार्क के लिए कि मुझे ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर कराना है, तो उस एप्लीकेशन में या उस लेटर में वो वजह भी बताएगा कि किस मकसद के लिए वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहा है, क्या वो प्रोडक्ट बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है, तो यहाँ पे भी वो बताएगा, उसके अलावा मिल के भी वो बताएगा, ताकि दोनों तरह से कंफर्म हो जाए रजिस्ट्रार को कि किस मकसद के लिए जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, यानी कि सर्विसेज के लिए हो रहा है या गुड्स के लिए। चाहो तो आप दोनों के लिए कर लो, बट असूलन ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि आप एक ही चीज़ के लिए कर सकते हो, यानी कि आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो या सर्विसेज। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीज़ें करवाते हैं, दोनों चीज़ें मीन कि वो सर्विसेज भी लोगों को देते हैं और साथ में अपना प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। जैसे कि मैं सर्विसेज भी देती हूँ टीचिंग की, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और साथ में अपने नोट्स सेल करती हूँ। नोट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ होती है जो सेल आउट होती है गुड्स की शक्ल में। तो ये दोनों की एग्जांपल मैंने दे दी। वहीं पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करा के दोनों सर्विसेज यानी कि प्रोडक्ट्स गुड्स की शक्ल में बेच रहे होते हैं। प्रोडक्ट और गुड्स सेम ही चीज़ है, और सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। इसमें फिर आपने कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है, यानी कि इसमें हमने ये बताना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो जाएगा इन साहब को, रजिस्ट्रार साहब को, उस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए। उस पर ज़ाहिर बात आपका नाम होना चाहिए, उस पर आपका एड्रेस होना चाहिए, उस बंदे का होना चाहिए जिसने रजिस्टर कराना है, यानी कि एप्लीकेंट ने जिसकी एप्लीकेशन जाएगी। फिर उसके अलावा उस बंदे की तस्वीर भी लगेगी, साथ में उस बंदे की जो लोगो है ना उसकी भी तस्वीर लगी होनी चाहिए उस एप्लीकेशन पे, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, और उसके अलावा अगर उस बंदे ने गुड्स बेचने हैं, चीज़ें बेचनी है, उसकी भी तफसील वो उस एप्लीकेशन में देगा, या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसकी भी तफसील वो देगा कि किस मकसद के लिए ट्रेडमार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। द क्लास नंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे एक तरह का एक क्लास नंबर होता है, यानी कि एक ट्रेडमार्क का पेज होता है, उस पर एक साइड पे क्लास नंबर लिखा होता है, जिस पे मतलब कह लें वो जो नंबर होता है ना वो एक तरह का एक निशानी होती है आपके लोगों की, ठीक है। मैं शॉर्ट करके समझा देती हूँ। क्लास नंबर यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, मिसाल के तौर पे आप पेन बेचते हो, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, या आप कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो, गाड़ियाँ बेचते हो। तो अगर आप गाड़ियों बेचने का काम रखते हो, जैसे कि आप BMW की जो कंपनी है उसकी आप गाड़ी बेचते हो, तो वो जो गाड़ी बेची जा रही है तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना उस पर एक खाना बना होगा इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से डब्बे में बना देती हूँ करके एक पेज होता है ना, उस पर ऐसे डब्बे बने होते हैं, जिसके इस तरह साइड पे साथ ही लिखा जाएगा प्रोडक्ट नेम, जैसे कि बुक्स, यहाँ पे लिखा होगा कार्स, यहाँ पे लिखा होगा पेन, यानी कि आपने उस ऑप्शन पे टिक करना है कि आप बेचते क्या। अगर आप गाड़ी बेचोगे तो आपने उस एप्लीकेशन पे कार्स वाली ऑप्शन पे टिक कर देना है, ठीक है, और वो जो कार है ना उसके ऊपर एक ख़ास तरह का नंबर दिया जाएगा, और ये जो नंबर है ये पहचान होती है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आएगा। सपोज बुक्स के ऊपर नंबर 001 आ गया, एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे नंबर 332 हो गया पेन्स का। अगर आप पेन्स बेचते हो तो यहाँ पे टिक लगेगा पेन्स वाली ऑप्शन पे, तो इट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 332 वाले कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्लास नंबर कहते हैं, ठीक है। इतना बारीकी से आपने नहीं लिखना, सिर्फ क्लास नंबर भी मेंशन कर दें तो काफ़ी है। द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट एंड एजेंट, फिर आपने बताना है कि आप जब वो सारा फॉर्म फिल कर दो ना, जिसमें आप सारा मतलब नेम भी दे दो, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें जब बता दो, फिर एंड पे एक सिग्नेचर वाला ऑप्शन होगी जिस पे आपने जो मालिक है वो साइन करेगा। अगर मालिक नहीं साइन कर पा रहा तो उसका एजेंट साइन करेगा। एजेंट वो बंदा होता है जो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन फ़ाइल करता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये एप्लीकेशन दिया जाएगा। फिर आपने एग्जामिनेशन बाय रजिस्ट्रार का बताना है कि ये जो रजिस्ट्रार होंगे, ये जो हेड होंगे, एक दफ़ा जब इनको आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाए तो फिर ये आपके एप्लीकेशन को थोड़ा चेक करेंगे, रीड करेंगे, देखेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें फॉर्म सही से फिल हुआ था कि नहीं एप्लीकेशन का, सही है। तो फिर ये चीज़ होती है एग्जामिनेशन बाय द रजिस्ट्रार, जिसमें वो आपके एप्लीकेशन को अच्छे से एग्जामिन करेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि क्या आपका ट्रेडमार्क सेम उसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है जिस मकसद के लिए आपने उसको बनाना है। और फिर वो ये भी देखेंगे कि आपका ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी और के साथ मैच तो नहीं करा, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली बहुत लंबी लिस्ट होती है और भी लोगों की ट्रेडमार्क्स लगे होते हैं। अगर आपका ट्रेडमार्क किसी भी पुराने बंदे के साथ मैच कर जाए जिसने पहले से आपका लोगो या ट्रेडमार्क बनाया हो बिल्कुल आप जैसा, तो फिर आपका रजिस्टर नहीं हो सकेगा। अगर आपका ट्रेडमार्क बिल्कुल यूनिक हो, किसी के साथ मैच ना करे, तो फिर तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था ट्रेडमार्क इज़ डिस्टिंक्टिव एंड नॉट कन्फ्यूजिंग। यहाँ पे कहते हैं कि जो ट्रेडमार्क है, आप डिस्टिंक्टिव की जगह यूनिक का वर्ड यूज़ कर लें, ये याद रखना आसान होगा। यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो बहुत यूनिक है, यानी कि बिल्कुल नया है, जैसा किसी ने बनाया नहीं होगा, और वो कंफ्यूजिंग भी ना हो, यानी कि ऐसा ट्रेडमार्क ना हो जो बहुत ही उसमें चीज़ें एडेड हों, बिल्कुल सिंपल सा हो, ज़्यादा मुश्किल भी उसमें चीज़ें ना हो। तो यूनिक होने के साथ साथ सिंपल होना चाहिए जो कंफ्यूज ना करे। तो इन चीज़ों की बेस पे फिर आपका रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपके ट्रेडमार्क ने कन्फ्यूजन क्रिएट करी, यानी कि मिसाल के तौर पर आप बुक बेच रहे हो, लेकिन जो आपका ट्रेडमार्क है उस पर जो डिज़ाइन बना हुआ है ऐसा लग रहा है कि आप बुक्स नहीं बेच रहे, आप गाड़ियाँ बेच रहे हो, तो ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए आपका ट्रेडमार्क वैसा ही होना चाहिए जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और यूनिक भी होना चाहिए, बिल्कुल न्यू। अगर वो यूनिक ना हुआ, किसी का कॉपी वाला आपने, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने कोई ट्रेडमार्क बनाया, आपने उसको कॉपी कर लिया, तो फिर तो वो यूनिक नहीं हुआ ना, फिर तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। इट डज़ नॉट कंटेन एनीथिंग इलीगल, इमोरल, ऑफेंसिव। और आपका जो ट्रेडमार्क है उसमें कोई चीज़ ऐसी इलीगल ना दिखाई जाए, यानी कि बंदूकें ना दिखाई जाए अगर आप ट्रेडमार्क बनाते हो, क्योंकि बंदूकों को भी आमतौर पे थोड़ा मतलब ऑफेंसिव लगता है दिखने में कि ट्रेडमार्क। कई लोग तो उसको यूज़ भी कर लेते हैं, बट बाद में फिर उनको पुलिस पकड़ भी लेती है, उन पर छानबीन भी बाजुकत करती है, क्योंकि जो ट्रेडमार्क है वो सिर्फ दिखा रहा है कि इस बंदे के पास गन्स हैं, जबकि उसने गन्स इस मकसद के लिए नहीं उस ट्रेडमार्क पर लगाई होती। तो हर बंदा को चाहिए कि वो जब भी ट्रेडमार्क बनाए उसमें कोई इलीगल चीज़ या ऐसी चीज़ ना डाले जो बहुत ज़्यादा कह लें इंसानों को डराए या ऐसा लगे अगलों को कि ये बंदा कोई गलत काम कर रहा है। इसलिए ट्रेडमार्क बिल्कुल सादा होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए, जो कि आपके काम के साथ मैच भी करे। इस रजिस्टर फाइंड नो ऑब्जेक्शन द ट्रेडमार्क इज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। एक दफ़ा जब ऑब्जेक्शन कोई अराइज ना हो, ऑब्जेक्शन मीन्स कि रजिस्ट्रार को लगे कि ट्रेडमार्क बिल्कुल ठीक है और उनको कोई गलती ना दिख रही हो, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर उसको मार्केट में कह लें कि एक इनका एक अखबार होती है इनके कंट्रोल में, जिस पे उस ट्रेडमार्क को उसकी तस्वीर लगवा दी जाती है और उस तस्वीर के साथ उस बंदे का नाम भी लगा दिया जाता है जिसका वो ट्रेडमार्क है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये जो ट्रेडमार्क है, ये जो लोगो है, अब ये रजिस्टर हो गया, इसको कोई अब कॉपी ना करे। इसी वजह से इसको मार्केट में पब्लिश कर देती है ये इदारा, ठीक है। फिर आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट इन दी ट्रेडमार्क जर्नल। ये वही सेम बात जो मैंने ऊपर बताया कि इनके जो न्यूज़ होती है जिसको हम जर्नल का नाम देते हैं, वहीं पे इस ट्रेडमार्क को जो है पब्लिश कर दिया जाता है ताकि पब्लिक को दिख जाए कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया, ताकि अगर पब्लिक चाहे तो इसके ऊपर अपनी ऑब्जेक्शन अराइज कर सकते, कह सकते कि ट्रेडमार्क अच्छा है या नहीं अच्छा। तो आमतौर पे वैसे किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरों लोगों की ज़िंदगी में दखल दे के कहे कि भाई तुम्हारा तो ट्रेडमार्क मुझे पसंद नहीं है, यहाँ से टेढ़ है। वैसे तो इतना कोई करती नहीं है, बट गवर्नमेंट भी अच्छी है, वो कहती है कि भाई हमने ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर कर दिया है, पब्लिक को दिखा दी कि भाई फ़लाँ बंदे ने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन करना है, कोई मतलब इस पर कमियाँ निकालनी, अभी निकाल लो, नहीं तो बाद में फिर इसको हम पूरा का पूरा इसको रजिस्ट्री दे देंगे। तो अगर कुछ दिन टाइम पीरियड भी होता है, यानी कि 1-2 दिन तक या पता नहीं कितने दिन तक, अगर किसी आम इंसान ने उस ट्रेडमार्क के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं अराइज़ किया, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। अगर वो ट्रेडमार्क पब्लिक को दिखा दिया गया और कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने, यानी कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने उस ट्रेडमार्क को इनकार किया और कहा कि ये ऑफेंसिव है, यानी कि गलत नीयत के लिए बनाया गया, यानी कि लोगों ने अगर अच्छा से रिव्यू अपना दिया, तो फिर वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा ट्रेडमार्क, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट आ जाता है। अब इसमें आपने ये बताना है कि एक दफ़ा जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो उस बंदे को एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्री का, यानी कि वो एक तरह का प्रूफ के तौर पे काम आता है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डॉक्यूमेंट में उस बंदे का नाम दिया जाता है, उस ट्रेडमार्क की भी सारी तफसील होती है और वो उस पर स्टैम्प लगा होता है, ठीक है। स्टैम्प एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियोस बनाऊंगी, आप नेट पे मेरे चैनल पे देख लेना। तो स्टैम्प एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ना,
वो क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट को ऐसा बना देता है कि आप उसको कोर्ट में यूज़ करो। देखो, अगर ये स्टैम्प ना लगाओ ना आपके डॉक्यूमेंट पे, तो आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूफ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो जो स्टैम्प होता है ना, वो एक तरह से दिखाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसी काबिल इदारे ने अप्रूव किया है, तो इसको आप कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज़ भी कर सकते हो। इसलिए ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। चाहे आप अपने लॉ की डिग्री हासिल करो, लॉ का सर्टिफिकेट लो, वो भी एक तरह का एविडेंस होता है। ठीक है, तो अपनी डिग्रीज खासतौर पर सर्टिफिकेट्स कभी ओरिजिनल वाले घुमाने नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो स्टैम्प लगा होता है वो किसी ऐसे इदारे का लगा होता है जो खुद भी गवर्नमेंट का होता है, और आप उस कागज़ की मदद से जिस पे स्टैम्प होता है उसको कोर्ट में यूज़ कर सकते हो। कल को कोई बंदा कहता है ना आपकी डिग्री फेक है, तो आप उसको दिखा सकते हो कि भाई ये देखो ये डिग्री है मेरे पास, इस पर स्टैम्प भी लगा हुआ है उनका। तो ये वजह होती है कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है, और उस पर स्टैम्प का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं डिस्टिंक्टिव ऑफ द ट्रेडमार्क एंड प्रोहिबिशन एज टू रजिस्ट्रेशन। फिर इसमें भी आप बहुत सारी हेडिंग दे सकते हैं जिनको हम सब हेडिंग्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्टिंक्टिव का मीनिंग देना है। डिस्टिंक्टिव मीन्स द ट्रेडमार्क मस्ट बी यूनिक एंड कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द गुड एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम अदर्स। यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो इतना काबिल होना चाहिए और इतना यूनिक होना चाहिए कि आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करा सके। जैसे कि अगर मैकडॉनल्ड्स का लोगो है, लोग उनके लोगों से ही पहचान जाए कि ये एक अच्छा लाइक रेस्टोरेंट है खाने का। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आपका जो लोगो है वो इतनी हैसियत रखता है कि वो यूनिक भी है, कैपेबल भी है आपके बिज़नेस को ग्रो कराने में, आपको आइडेंटिफाई कराने में, फिर तो क्या ही बात है। फिर तो आपका कह लें बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है उस ट्रेडमार्क से, उस लोगो से। तो ये जो ट्रेडमार्क है जिसको हम डिस्टिंक्टिव कह रहे हैं यानी कि यूनिक कह रहे हैं, जो यूनिक ट्रेडमार्क है वो बहुत हेल्प करता है कस्टमर्स को आपको रिकग्नाइज कराने में। मिसाल के तौर पर एक बंदा चल के आ रहा है, ठीक है, टहल रहा है सड़क पे, उसको दूर से मैकडॉनल्ड्स का साइन मिल गया। अब उसको पता भी नहीं है कि वो खड़ा कहाँ है क्या है, बट वो मैकडॉनल्ड्स का साइन देख के खुश होगा कि ये वही मैकडॉनल्ड्स है जिससे मैंने खाना खाया था और वही मुझे दिख गया है। यानी कि वो सिर्फ लोगों देख के पहचान जाएगा कि ये लोग अच्छा खाना देते हैं। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इससे ये जो कस्टमर है, ये जो बंदा है जिसने इनके पास एक दफ़ा खाना खाया, वो खुश हो जाएगा सिर्फ उनके लोगों को ही देख के। बेशक जाके खाना नहीं खाएगा लेकिन लोगों देख के खुश हो जाएगा, क्योंकि वो उस लोगों को पहचानता है कस्टमर। यही वजह होती है कि जब हम अपने ट्रेडमार्क को बिज़नेस में यूज़ करें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ आपके इस ट्रेडमार्क से, इस डिज़ाइन से आपको पहचान जाते हैं कि आप क्या प्रोवाइड इनको करके देते हैं और वो कितना अच्छा होता है आपके लिए। ठीक है, आपके बिज़नेस को भी वो ग्रो करते हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, यानी कि वो आपको पहचान जाते हैं। एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें कोडाक का या पेप्सी का। कोडाक का आपको नहीं पता होगा, इसको बेशक छोड़ दें, आप इस पर पेप्सी का नेम दे दें, या चाहें तो मैकडॉनल्ड्स भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रेडमार्क होता है। तो आप चाहें तो ट्रेडमार्क को लोगों का नाम भी दे सकते हैं, डिज़ाइन का भी। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और नंबर्स दैट आर अनयूजुअल। फिर आप बताएंगे कि जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव मार्क्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं। अब यहाँ पे आसान अल्फाज में ही लिखना है आपको सिंपली बताना है ट्रेडमार्क या डिस्टिंक्टिव मार्क्स को हम एग्जांपल दे सकते हैं कि पेप्सी जो है, इस तरह का उसका डिज़ाइन है पेप्सी का, जैसे मैंने दिखाया था तस्वीर में, तो वो यूनिक होता है। मैकडॉनल्ड्स का डिज़ाइन यूनिक होता है, ठीक है, और ये काफ़ी अनयूजुअल होता है। अनयूजुअल मीन कि किसी ने उस डिज़ाइन को पहले अपने पूरी हिस्ट्री में किसी भी बिज़नेस में ये डिज़ाइन पहले यूज़ नहीं हुआ होता। इसी वजह से ये जो ट्रेडमार्क है इनको डिस्टिंक्टिव कहा जाता है, यानी कि यूनिक कहा जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह यूनिक ट्रेडमार्क लिख दें ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स डिस्टिंक्टिव का वर्ड सुन के उनको यही समझ नहीं आती कि ये है क्या, इसलिए डिस्टिंक्टिव की जगह आप यूनिक लिख लें ताकि आपको सेंटेंस इजीली समझ आ जाए और याद भी रह जाए। फिर आप लिखें प्रोहिबिशन एज अ रजिस्ट्री, यानी कि किन जगहों पे रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, रोकी जा सकती है। इसमें बताना है कि सम ट्रेडमार्क्स आर नॉट अलाउड बाय टू बी रजिस्टर्ड, अ ट्रेडमार्क कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इफ़। अब यहाँ पे आपने बताना है कि ट्रेडमार्क कुछ ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो कौन कौन से। सबसे पहले इज़ नॉट अ डिस्टिंक्टिव और इज़ नॉट कॉमन, यानी कि अगर आपका ट्रेडमार्क काफ़ी यूनिक नहीं है और आम ट्रेडमार्क जैसा है, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने सपोज ये एक डिज़ाइन है 7 नंबर का, ठीक है, इस तरह का, साथ इसके पीछे एक स्टार है, समझ लें कि इस तरह का ट्रेडमार्क बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये कॉमन हो गया ना, हर बंदे ने बनाया हुआ है, तो फिर इस तरह का ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इस तरह के ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने नहीं दिया जाता। डिस्क्राइब्स द गुड्स डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल स्वीट और शुगर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने ट्रेडमार्क पे डायरेक्ट शुगर लिख देते हो और आप बेचते भी शुगर ही हो, तो इस तरह के ट्रेडमार्क को सही नहीं समझा जाता। वो कहते हैं ये कैसा बेतुका सा ट्रेडमार्क है, कुछ फैंसी सा डिज़ाइन बनाओ आप, क्वेस्ट के साथ इस तरह से लोगो बैक पे यूँ करके डिज़ाइन दे दो, ठीक है, तभी वो ट्रेडमार्क सही माना जाएगा। डायरेक्ट अगर आप एज इट इज़
जो है स्वीट्स बेच रहे हो, शुगर वाली चीज़ें बेच रहे हो और उस ट्रेडमार्क के ऊपर भी शुगर का नाम डाल दिया पूरा का पूरा, तो वो सही नहीं माना जाएगा। इज़ मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग टू द पब्लिक, यानी कि आप ऐसा ट्रेडमार्क बना रहे हो जिसमें आपने गाड़ी बनाई हुई है लेकिन आप बेच क्या रहे हो, किताबें बेच रहे हो। वही सेम बात आपने इसमें बता देनी है कि बेच आप किताब रहे हो और चीज़ आपने लोगों पे या अपने ट्रेडमार्क पे गाड़ी बना दी है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप गाड़ी बेच रहे हो जबकि आप बेच कुछ हो रहे हो। तो इसलिए इस तरह का ट्रेडमार्क नहीं बनाना जो लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करे। उसके अलावा कंटिन्यूस स्कैंडल्स और ऑफेंसेस वर्ड और इमेजेस, यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क है उस पर कह लें कि ऑफेंसिव वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, बुरे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो या तस्वीरें यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह के ट्रेडमार्क्स को अच्छा नहीं समझा जाता। उसके अलावा कॉपीज़ नेशनल सिंबल्स, फ्लैग्स और ऑफिशियल एम्बल्स। अब यहाँ पे हमने बताना है कि अगर आप फ्लैग्स को यूज़ करते हो या ऐसे सिंबल्स को, जैसे कि आप जब गाड़ी कह रही हूँ, सड़क क्रॉस करते हो, तो जब भी आपकी सड़क क्रॉस हो रही होती है तो उसके साथ एक साइन बना होता है, जैसे वॉक का, इस तरह से एक साइन बना होता है। ये हो गया सिंबल। ये किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया, इंसानों को समझाने के लिए। तो इस तरह के जो डिज़ाइन है ना, जो साइंस है जो सड़क पे लगे होते हैं, उनको आप लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अपने पर्सनल ट्रेडमार्क्स नहीं बना सकते। उसके अलावा जो फ्लैग है, जैसे हमारा पाकिस्तान का फ्लैग है, यूं करके चांद बना होता है इस तरह से, वो आप यूज़ नहीं कर सकते लोगों में। उसके अलावा एम्बल्स भी यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जो मिलिट्री के जो बैज होते हैं ना, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स, उन लोगों को एक बैज मिलता है, उनको हम एम्बल्स कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्किप कर दो, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स दे दो जो याद रह सकें, जो इजीली समझ आ जाएं। उसके अलावा द पर्पस ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन इज़ टू मेक श्योर द ट्रेड मार्क्स आर ऑनेस्ट, यूनिक एंड नॉट हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन रखना ज़रूरी होता है ताकि आम पब्लिक को तकलीफ ना पहुँचे किसी और इंसान के इस ट्रेडमार्क से, और ट्रेडमार्क्स भी यूनिक रहें, इसलिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई इंसानों पे। फिर नेक्स्ट हेडिंग इज़ ऑपोजिशन एंड रेस्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। इसमें आपने मज़ीद सब हेडिंग्स दे देनी है, जिसमें आपने सबसे पहले अपोजिशन प्रोसीडिंग्स बतानी है, यानी कि आफ्टर ट्रेडमार्क इज़ एडवर्टाइज्ड इन द ट्रेडमार्क जर्नल, एनी पर्सन कैन अपोज इस रजिस्ट्रेशन विद इन 2 months फ्रॉम द पब्लिकेशन डेट। अब यही वो डेट थी जो मेरे जहन से निकल गई थी, जिसमें ज़ाहिर बात है जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देते हो और उसको पब्लिक कर लेते हो, यानी कि न्यूज़ पे या जगह जगह शो कराते हो, तो लोगों के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर वो कैंसिल करा सकते हैं इस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री को, ये कह के कि हमें ये ट्रेडमार्क सही नहीं लग रहा, वजह बतानी होती है। अगर 2 महीने गुजर गए, कोई भी बंदे ने आके जो है कहा, कुछ नहीं कहा इस ट्रेडमार्क पे, तो फिर वो ट्रेडमार्क अपने आप रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 months बाद अचानक से एक बंदा आता और कहता है कि मुझे ये ट्रेडमार्क ठीक नहीं लगा, और 2 months गुजर जाते हैं, तो फिर उस बंदे की नहीं सुनी जाएगी। इसलिए 2 महीने का टाइम दिया जाता है अपोज करने के लिए, यानी कि उस ट्रेडमार्क के ऊपर कमियां निकालने के लिए टाइम दिया जाता है कि आप जितनी कमियां निकालनी है आप 2 महीने के अंदर निकाल लो। 2 महीने बाद अगर किसी ने कमी नहीं निकाली तो हम उस ट्रेडमार्क को पब्लिश कर देंगे। अगर उन 2 महीनों के अंदर जिसने भी कमी निकाली है और अगर वो ज़्यादा तादाद में हुई, तो फिर उस ट्रेडमार्क को कैंसिल कर देंगे और रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है द पर्सन हु फाइल्स ऑपोजिशन मस्ट गिव्स रीजन सच एज द ट्रेडमार्क इज सिमिलर टू देयर ओन रजिस्टर्ड मार्क, द ट्रेडमार्क मस्ट नॉट डिस्टिंक्टिव और मिसलीडिंग। अब जो बंदे अपोज करेंगे, यानी कि जो इस ट्रेडमार्क के खिलाफ बातें करेंगे, उन्होंने सिर्फ 2 ही बातें बतानी होगी इनके डिपार्टमेंट के लोगों को, कि ये जो ट्रेडमार्क है ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है। अगर ये रीज़न नहीं है तो उन लोगों को ये बताना है कि जो ट्रेडमार्क है वो यूनिक नहीं है। उसके साथ साथ अगर यूनिक ना हो वजह, वो ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रेडमार्क मिसलीड करा है, यानी कि ट्रेडमार्क पे गाड़ी बनी हुई है और जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो किताबें बेच रहा है। तो अगर ये वजह बन गई है तो वो लोग खुद बताएंगे, आम जनता, आम लोग उस इदारे को बताएगी कि ये जो ट्रेडमार्क है मिसलीडिंग है, मतलब ट्रेडमार्क पे कुछ लगा हुआ है, गाड़ी बनाई हुई है और बेच वो बुक रहे हैं। सही है, अगर ये सारी कमियां नहीं है, यानी कि मिसलीडिंग भी नहीं है, ट्रेडमार्क और यूनिक भी है और बिल्कुल किसी की कॉपी उस ट्रेडमार्क ने नहीं की, बिल्कुल यूनिक है, तो फिर तो ऑब्वियसली उस बंदे की नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर वाकई में वो ट्रेडमार्क किसी और ने बनाया हुआ था, पहले से रजिस्टर्ड होगा, तो फिर उस ट्रेडमार्क को रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर हमने बताना है रजिस्ट्रार देन गिव्स बोथ पार्टीज अ चांस टू एक्सप्लेन देयर केस आफ्टर हियरिंग बोथ साइड, द रजिस्ट्रार डिसाइड्स वेदर द ट्रेडमार्क शुड बी रजिस्टर्ड और रिजेक्टेड। अब मिसाल के तौर पर जिस बंदे ने ट्रेडमार्क बनाया था और जो इस तरह के लोग हैं, आम लोग, उनको भी रजिस्ट्रार बुला लेगा ऑफिस में, जो खुद कह रहे हैं कि ये जो ट्रेडमार्क है वो मिसलीडिंग है या यूनिक नहीं है, डिस्टिंक्टिव नहीं है, उसके अलावा ऑलरेडी किसी ने ये बनाया हुआ, तो जो भी रीज़न बनती हैं तीनों में से, वो बंदा उधर आ जाएगा और जो ओनर है वो भी वहाँ पे मौजूद होगा, तो दोनों पार्टीज़ की सुनी जाएगी और जो पार्टी सही होगी उसकी साइड रजिस्ट्रार रहेगा, लेगा और फिर फैसला लेगा। अगर ओनर ने कोई गलती नहीं की तो फिर ओनर को रजिस्ट्री मिल जाएगी। अगर ओनर ने वाकई में किसी का डिज़ाइन कॉपी किया है
तो फिर उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और दूसरे बंदे की सुन ली जाएगी, तो ये चीज़ होगी। सही है। फिर आता है रेस्टिफिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसमें हमने ये बताना है, रेस्टिफिकेशन मीन्स correcting or removing a trademark from the register. A registered trademark can be restified or cancelled. अब रेस्टिफिकेशन की जगह आप कैंसल ऑफ रजिस्ट्रेशन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स की हेडिंग दे सकते हैं या रेस्टिफिकेशन की। तो इसमें सिंपली बताना है कि ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर के अंदर से उसका नाम हटा दिया जाता है। अब हटाने के पीछे वजह क्या है, तो आपने यहाँ पे वजह बतानी है। सबसे पहली वजह है इट इज़ रॉन्गली रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर करते वक्त कोई चीज़ गलत डाल दी गई हो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी गई हो, तो तब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। उसके अलावा इट वॉज रजिस्टर्ड विदाउट गुड रीजंस, यानी कि जिस बंदे ने रजिस्ट्री कराई थी उसकी असल नीयत कुछ और थी। द ट्रेडमार्क इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि उस ट्रेडमार्क को उस बंदे ने यूज़ ही नहीं किया, यानी कि उसने रजिस्ट्री तो करा दी, फिर बाद में 2 माह बाद या एक समझे कि 6 महीने बाद उसका बिजनेस ही ख़त्म हो गया। तो फिर ट्रेडमार्क की जो रजिस्ट्री है वो भी वक्त के साथ कैंसिल हो जाएगी, जब उस इदारे को पता चलेगा कि इसका तो काम चल ही नहीं रहा इस ट्रेडमार्क के ऊपर, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे भी ट्रेडमार्क कैंसिल हो जाएगी और ट्रेडमार्क पूरे 5 सालों तक कैंसिल हो जाती है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, और यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते वक्त जो ओनर है उसने फ्रॉड किया है या मिसरिप्रेजेंटेशन की है, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स गलत इन्फॉर्मेशन देना, इसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अगर ये हरकतें की हैं तो उसका जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगी। एनीवन हु फील्स अफेक्टेड कैन अप्लाई फॉर रेस्टिफिकेशन बिफोर द रजिस्ट्रार और द हाई कोर्ट, और जो भी इंसान जिसको लगता है कि ये ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री सही नहीं थी तो वो इसके ऊपर, इस ट्रेडमार्क के ऊपर रेस्टिफिकेशन की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भी दे सकता है और हाई कोर्ट को भी भेज सकता है। अगर रजिस्ट्रार ने मदद नहीं की तो हाई कोर्ट मदद करेगी। नेक्स्ट हेडिंग इज ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिन्यूअल का मतलब है कि जो रजिस्ट्री हुई है उसको अपग्रेड कर देना, पैसे शैसे दे के, फ़ी दे के उस रजिस्ट्री को दोबारा से नया बना देना। ज़ाहिर बात है 10 साल तक टाइम होता है रजिस्ट्री का, अगर 10 साल गुजर जाते हैं तो वो रजिस्ट्री फिर ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ता है। यही चीज़ यहाँ पे बताइए कि 10 सालों को अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हो तो आप उस रजिस्ट्री पे पैसे दे दो, फ़ी दे दो, तो वो 10 साल से बढ़ के 15 साल पे आ जाएगी बात, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताएगी कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग दिस टाइम द ओनर हैज़ फुल लीगल राइट टू यूज़ द ट्रेडमार्क। सही है, यानी कि जब तक रजिस्ट्री होती है तब तक वो जो मालिक है वो अपने उस ट्रेडमार्क को जिसको भी दिल चाहे दे सकता है यूज़ करने के लिए, उससे पैसा कमा सकता है। वही सारी बातें जो हमने पेटेंट्स में पढ़ी थी और डिज़ाइन में पढ़ी थी कि जिस बंदे के पास ट्रेडमार्क होता है वो अपने उस ट्रेडमार्क से पैसा खुद भी कमा सकते हैं और किसी को जो है किराए पे दे सकता है कि तुम यूज़ करो इस ट्रेडमार्क को और मुझे पैसे देते रहो। ये फ़ायदा तब तक मिलता रहेगा उस बंदे को जब तक रजिस्ट्री होगी। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। After the first 10 years, the trademark can be renewed for further period of 10 years each by paying the renewal fee. If the owner fails to renew it on time, the trademark may be removed from the registrar, but it can still be restored within the limited period by paying an extra fee. यहाँ पे कहते हैं कि 10 सालों के बाद अगर वो बंदा नहीं आता अपने ट्रेडमार्क की फ़ी देने तो रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर बात है टाइम पीरियड एक फ़िक्स होता है 10 साल का, अगर 10 साल गुजर गए तो अपने आप उसकी जो रजिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसको दोबारा से रजिस्ट्री मिल जाएगी वापस अगर वो फ़ी दे दे, और अगर वो टाइम पे फ़ी नहीं देगा तो उसको एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उसको फ़ी बस देनी है, उसके बाद दोबारा से उसका ये ट्रेडमार्क दोबारा से रजिस्टर हो जाएगा और वो यूज़ कर सकता है। इसको कहते हैं रिन्यूअल कर देना, यानी कि अपने ट्रेडमार्क को दोबारा से नया कर देना यूज़ करने के लिए। अब एक दफ़ा जब ट्रेडमार्क रिन्यू हो जाता है, दोबारा से अपग्रेड हो जाता है, यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसका क्या असर पड़ता है। रिन्यूअल कीप्स द ट्रेडमार्क एक्टिव एंड कंटिन्यूज द ओनर्स एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर टाइम। यहाँ पे कहते हैं कि आपका ट्रेडमार्क एक्टिव रहता है, यानी कि लोगों को पता होता है कि ट्रेडमार्क अभी भी उसी बंदे के यूज़ में है और जो ओनर है जिसके यूज़ में ये ट्रेडमार्क है उसके पास अभी भी इसका मुकम्मल राइट्स हैं। यही फ़ायदा मिलता है ट्रेडमार्क को दोबारा से नया करने में, यानी कि जो 10 साल के बाद का पीरियड होता है जब गुजर जाए तो उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, रजिस्ट्री उसकी करानी पड़ती है दोबारा से पैसे दे के, फ़ी दे के। फिर आपने एडवांटेजेस बताने हैं ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री की। इसमें बताना है कि वही सेम जो एडवांटेजेस अब तक आप पहले पढ़ते रहे हैं वही चाहें तो दोबारा इसमें दे दें या दोबारा से इसको न्यू करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने दिया है कि मैंने ये बताया कि जो बंदा ओनर होता है ट्रेडमार्क का उसको लॉ खुद प्रोटेक्शन देती है, यानी कि लॉ
हेल्प करती है ट्रेडमार्क ओनर्स को जिनके पास रजिस्ट्री होती है। कोई भी बंदा इस ट्रेडमार्क को कॉपी करेगा बगैर परमिशन के ओनर के तो लॉ फिर उस बंदे को सजा देगी। वही सेम बात है जो हमने पेटेंट में और डिज़ाइन में पढ़ी थी। फिर आता है प्रोटेक्ट द बिजनेस आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन। इसमें ये बताया गया कि जिस बंदे ने ट्रेडमार्क बनाया अपनी आइडेंटिटी के लिए, यानी कि अपने बिजनेस की आइडेंटिटी के लिए और रेपुटेशन के लिए, उसको लॉ फिर प्रोटेक्शन देता है। मिसाल के तौर पर जो मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, लोगों को मैकडॉनल्ड्स जो है तभी अच्छा लगता है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स वालों ने लॉ की मदद लेके अपनी इस रेपुटेशन को मेंटेन किया। यानी कि लॉ क्या कर रहा है, किसी भी और ब्रांड को मैकडॉनल्ड्स का लोगो यूज़ नहीं करने दे रहा। ज़ाहिर बात है कोई भी बंदा अगर मैकडॉनल्ड्स का लोगो यूज़ करेगा और वो खाना गंदा देंगे तो लोगों को लगेगा कि मैकडॉनल्ड्स वाले ही गंदा दे रहे हैं, जबकि हकीकत में मैकडॉनल्ड्स वाले तो अच्छा देते हैं लेकिन किसी और ने जो कॉपी की है वही गंदा दे रहे हैं। यही वजह होती है जो इनके रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है। इसलिए लॉ क्या करता है, जो भी बंदा इसे कॉपी करता है उसको सज़ा देता है, जेल होती है और फ़ाइन देना पड़ता है। फिर इस वजह से वो उनके लोगों को कॉपी नहीं करता और मैकडॉनल्ड्स की रेपुटेशन बची रह जाती है, सेफ़ रह जाती है। इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो कोई भी बंदा आपका ट्रेडमार्क अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकता है और लॉ भी फिर उसको मदद नहीं करेगी मालिक को। फिर आता है प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम यूजिंग सिमिलर मार्क्स। और ट्रेडमार्क जब रजिस्टर हो जाता है तो लॉ फिर दूसरे लोगों को ट्रेडमार्क यूज़ करने नहीं देता, रोकता है उनको। इंक्रीजेस कस्टमर्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। यह भी बताया जा रहा है कि एक दफ़ा जब कस्टमर्स को आपको दिख गया कि आपका ट्रेडमार्क किसी ने कॉपी नहीं किया तो कस्टमर्स फिर आप पे अच्छे से ट्रस्ट करते हैं। उनको पता होता है कि आप का जो ब्रांचेस है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स की बहुत सी ब्रांचेस जगह जगह पे खुली हैं, उनको पता है कि मैकडॉनल्ड्स की ही वो ब्रांचेस हैं क्योंकि उन्हीं का लोगो उस पर लगा है और वहाँ पे वाकई में मैकडॉनल्ड्स जैसा ही खाना मिलता है। तो उनको उन कस्टमर्स को खुशी मिलेगी, ठीक है, कि ये लोग ठीक काम बेचते हैं, ठीक काम देते हैं। यही वजह होती है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने की। यानी कि कोई भी बंदा मैकडॉनल्ड्स के अगर लोगों को कॉपी करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो इसलिए मैकडॉनल्ड्स अपने ब्रांचेस को भी अगर फैलाते हैं तो उनका अपना लोगो उस पर लगा होता है ताकि लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड रहे, ठीक है। कैन बी असाइंड और लाइसेंस टू अदर फॉर बिजनेस पर्पजेज। इसमें आप लाइसेंस का टॉपिक चाहो तो ऐड कर सकते हो, साइन और लाइसेंस का। इसमें वैसे साइन और लाइसेंस को डिटेल से उन्होंने इसमें मैंने नहीं डाला हुआ, बट अगर पेपर में असाइनमेंट और लाइसेंस वाला आ गया तो आप इसमें वही सेम जो पेटेंट में आपने असाइनमेंट एंड लाइसेंस पढ़ा था, डिज़ाइन में असाइनमेंट एंड लाइसेंस पढ़ा था, वही सेम वर्ड टू वर्ड इसमें भी दे दो। सिर्फ ट्रेडमार्क को यूज़ कर लेना लिखते वक्त, ठीक है, लेकिन सेम वही पिछला वाला ही इसमें दे सकते हो। असाइनमेंट अगर आपको भूल गया, लाइसेंस भूल गए तो समझा देती हूँ। असाइनमेंट का मतलब है अपना ट्रेडमार्क किसी को बेच देना और उससे पैसे ले लेना मालिक से। लाइसेंस का मतलब है कि अपना ट्रेडमार्क किसी को किराए पे दे देना, जब तक वो बंदा ट्रेडमार्क आपका यूज़ करता रहेगा आपको पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। वही सेम बातें इसमें भी लिख दें। कंक्लूजन में जो भी ऊपर पढ़ा है वो शॉर्ट करके इसमें आप बता दें।